पक्का। परफेक्ट कंपटीशन कल हमने फिनिश कर लिया, आज हमने स्टार्ट करना है मोनोपोली। मोनोपोली को उर्दू में क्या कहते हैं बोला? जारादारी। इजारादारी। इजारादारी का मतलब पता है किसी को क्या होता है? ऐसी कोई आपके पास स्पेशलाइजेशन है जो किसी और के पास नहीं है। कैंडी में वो खास बात है जो किसी और ने कहा। इसका मतलब है कैंडी के पास मोनोपोली पावर है। आप वो प्रोडक्ट सिर्फ एक जगह से ले सकें, उसके अलावा किसी किसी दूसरी जगह से वो ना मिलती हो, इसको बोलते हैं मोनोपोली। शुरू शुरू में ये टर्म जब निकली थी उस वक्त तो मोनोपोली एक वो बड़े पूरी दुनिया में इसका ट्रेंड फैल गया था। लोगों के पास काफी काफी देर तक मोनोपोली रहती थी, लेकिन आजकल के दौर में मोनोपोली इतनी देर तक कायम रहती नहीं है जब तक उसको कुछ चीजों की सपोर्ट ना हासिल हो। मसलन ये जिस वक्त केएफसी बर्गर नया नया आया था, लोगों के पास वही पुराने बर्गर बनाने के नुस्खे थे, तो इसने अपना एक ऐसी स्ट्रेटेजी दी, एक ऐसी रेसिपी दी, वो बल्ले बल्ले हो गई भी। लोगों को पता चला अच्छा इस तरीके से भी बर्गर बन सकता है, उसका एक टेस्ट था, तो उसके पास एक मोनोपोली पावर आ गई। लेकिन आज के दौर में आपको वो देखें, वो मोनोपोली पावर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तब्दील हो चुकी है, जिसमें केएफसी के साथ मैकडोनल्ड्स भी आपको नजर आता है, हार्डीज भी नजर आता है, और ओपीटीपी वगैरह वगैरह इस तरह के ब्रांड डिफरेंट नजर आते हैं। तो डिफरेंट ब्रांड्स का आपस में कंपटीशन जब बन जाता है, वो बन जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बहरहाल अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे मोनोपोली। मोनोपोली अच्छे तरीके से समझ आ जाए, उसके बाद फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो देखेंगे। मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बेचने वाला एक ही है, उसका अकेला ही ब्रांड है, उसका सामने कोई दूसरा दूर दूर तक है ही कोई नहीं। इस मार्केट सिचुएशन को बोलेंगे मोनोपोली, जिसमें बेचने वाला एक ही, खरीदने वाले बेशुमार। तो आज की दुनिया में ये वैसे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली ये दोनों मार्केट की एक्सट्रीम टाइप्स हैं। ना आपको परफेक्ट कंपटीशन कहीं पे नजर आता है, ना मोनोपोली कहीं पे नजर आती है। एक दरमियानी रास्ता आजकल वो नजर आता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये वो दरमियानी रास्ते हैं। कोई ऐसी मार्केट आपके पास एग्जांपल है जिसके पास इस वक्त मोनोपोली पावर है? इस तरह इसने तो एग्जांपल दी गवर्नमेंट की, लेकिन गवर्नमेंट कोई प्रोडक्शन यूनिट तो नहीं है ना, वो तो एक सर्विस है। हर मुल्क की अपनी गवर्नमेंट होती है। कोई मोनोपोली की एग्जांपल किसी के पास आया तो वो सामने आए इधर। भाई कितनी चीजें आप खाते पहनते इस्तेमाल करते हैं, और कोई आपको नहीं लगता ऐसी चीज जो सिर्फ एक जगह से मिलती मिलती हो, उसके अलावा उसका कोई दूसरा है ही नहीं कोई ब्रांड? हाँ, रेलवे की एग्जांपल हो सकती है, वापडा की एग्जांपल। हमने बिजली लेनी है तो वापडा से ही लेनी है सारे पाकिस्तान को। हालांकि बिजली बनाने वाले अंदर कुछ यूनिट्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की वो हरामजादगी है। वो बात अपने कमीशन के चक्कर में लाइसेंस किसी एक इदारे को दे देती है कि यार ये चीज सिर्फ आपसे ही लोग खरीदेंगे, आपके अलावा किसी और से नहीं खरीदेंगे। तो इस किस्म की अगर तरीके से मोनोपोली बना दी जाए, ये भी मोनोपोली की टाइप आती है। आगे इसको हम डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं। मीनिंग ऑफ मोनोपोली, लिटरली मोनोपोली का। अब ये मैं फिर रिपीट कर दूं, आज वाला लेक्चर वो आपने रहबर की बुक में से करना है। ये इस बुक में ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है। उसके बाद जो कल आपको काम करवाऊंगा वो आपने हमेशा की बुक में से करना है। आज जितना भी काम करवाऊंगा इस बुक में से करें। इसमें मीनिंग ऑफ मोनोपोली ये देखें आप। लिटरली मोनोपोली मीन वन सेलर। मोनो बोलते हैं वन को, पोली बोलते हैं सेलर को। तो मोनोपोली का मतलब हो गया वन सेलर, लेकिन बेचने वाले बेशुमार। ब्रॉडली स्पीकिंग, मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें अ सिंगल फर्म इज हैविंग फुल कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी या सर्विस। थस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। एक ही बेचने वाला है, वो फर्म भी वही है और इंडस्ट्री भी वही है। समझे बात? यस सर। अब दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट इन द होल मार्केट। जिस तरह केएफसी की मैंने एग्जांपल दी, जब वो नया नया आया था उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं था, तो उसके पास मोनोपोली थी। तो अब उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट बन गए हुए हैं, तो अब मोनोपोली नहीं है उसकी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। नंबर 3, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज जीरो। क्रॉस इलास्टिसिटी में आपको याद दिलाता चलूं, आपकी डिमांड दूसरी कमोडिटी की प्राइस से अफेक्ट होती हो, उसे क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूट ही कोई नहीं है, तो फिर क्रॉस इलास्टिसिटी भी जीरो ही होगी। मोनोपोली, अ मोनोपोलिस्ट फर्म हैज नो कंपटीशन विद एनी अदर फर्म। ठीक है, वही बात है। बिकॉज अगला पॉइंट है, बिकॉज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन ऑफ वन फर्म ओनली, द मोनोपोलिस्ट कैन अफेक्ट द प्राइस बाय हिज ओन पॉलिसी। तो ये ऑन पॉलिसी तक की रख लें बस। ये भी लाइन इन्होंने लंबी लिखी हुई है। ये फजूल का नंबर ऑफ अजम्पशन ज्यादा करने वाली बात है। बात वो पिछले पॉइंट वाली है कि कंप्लीट कंट्रोल का जब आपने कह दिया है कि मार्केट में कंप्लीट कंट्रोल होता है, उसी में फिर ये भी बात आ जाती है अपनी मर्जी से प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। इसको कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि बेचने वाला ये अकेला बादशाह है। When the price is lowered down either due to increased production or for purpose of enhancing sale, AR and MR start falling। ये वाला पॉइंट रहने दें, ऊपर वाले पॉइंट यहाँ तक ही आप कर लें। ये इसके मीनिंग में आगे बातें और इसकी फीचर्स में आगे आगे जी। कॉजेज ऑफ मोनोपोली। अब मोनोपोली बन क्यों जाती है, उसके कुछ कॉजेज लिखे हुए हैं। नेचुरल रिसोर्स, सबसे पहला लिखा हुआ पॉइंट नेचुरल रिसोर्सेज।
बाज़ औक़ात एक मुल्क के पास कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो उसको आइसोलेट कर देते हैं बाकी वर्ल्ड के साथ, उसके बाद मोनोपोली पावर आ जाती है। जिस तरह ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, तमाम ममालिक से तो ऑयल नहीं ना निकलता, नहीं सर जी। तो सऊदी अरब से निकलता है तो इसका मतलब है उसके पास ऑयल के हवाले से मोनोपोली है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से बाज़ औक़ात किसी के पास मोनोपोली पावर आ जाती है। इसी तरह कई ममालिक से सोना निकलता है, कईयों से गैस निकलती है। पाकिस्तान का किन्नो देखें, सरगोधे का किन्नो बड़ा फेमस है, तो उसके बारे में भी पाकिस्तान को मोनोपोली है। तो साथ ही हमारा जो कॉटन है, वो उसके उसके बारे में भी मोनोपोली है, उसकी डिमांड है पूरी दुनिया में। चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी डिमांड है पूरी दुनिया में। इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं। नंबर 2, सोशल वेलफेयर। बाज़ औक़ात कोई सोशल वेलफेयर के कामों के लिए एक किसी तंजीम को वो दे दी जाती है इजाज़त कि यार ये काम सिर्फ आपने करना है। वो अब इसमें वापडा की एग्जांपल लिखी हुई है, वापडा रेलवे। मेरे ख्याल में ये सोशल वेलफेयर के ज़ुमरे में आते ही नहीं है। भला क्यों? भाई वेलफेयर काहे की? ये तो पैसे लेते हैं। इन्होंने भी ते अन्नी भाई ये लूट मार मचाई हुई है, अपनी मर्ज़ी से रेट डिसाइड करते हैं। तो ये सोशल वेलफेयर तो ना ना हुई। नहीं सर, सोशल वेलफेयर तो नहीं होगी। हाँ, तो सोशल वेलफेयर में आपने वो ईदी की एग्जांपल दे देनी है, या चीपा एम्बुलेंस उसकी एग्जांपल दे देनी है, या 111122। ये सोशल वेलफेयर है, इनके पास मोनोपोली। जब लोगों की वेलफेयर के लिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हो कि यार ये काम आप ही करेंगे वेलफेयर का, वो उस सोशल वेलफेयर की उस एनजीओ के पास आ जाती है मोनोपोली। उसे बोलेंगे सोशल वेलफेयर मोनोपोली। ये फर्क याद रखना है। इसलिए ना ये रैपर इकोनॉमिक्स ने कहीं कहीं पे बोंगियां मारी हुई हैं, और कहीं कहीं पे इसने अवर लिखा हुआ है। मैं सजेस्ट हमेशा इनकी बुक ही करता हूँ, लेकिन ये चूंकि सप्ली का सेशन था, बहुत सारे बच्चों के पास ऑलरेडी रैबर की बुक थी, तो मैं कहा चलो फिर कोई गल नहीं, अब आपने पढ़ा हुआ है सारा साल इसी बुक में से, तो इसी को ही चलाते हैं। तो सोशल वेलफेयर की करेक्शन कर लेंगे। नंबर 3 पे आप पेटेंट एंड कॉपीराइट्स। पेटेंट एंड कॉपीराइट्स, इसमें वो लीगल मोनोपोली टाइप, वो लीगल अथॉरिटी बन जाती है किसी फर्म के पास, उसके पास मोनोपोली आ जाती है। लाइक ब्रांड जिन्होंने अपने आप को कॉपीराइट या ट्रेडमार्क कराया होता है, उनके पास भी मोनोपोली आ जाती है। बुक्स के ऊपर लिखा होता है फिरोज सन्स, ये आप लिख के दिखाएं जरा, तुम अपनी कोई किताब पब्लिश कराओ, उत्ते लिख दो फिरोज सन्स, नहीं कर सकते। वो आपके ऊपर क्लेम डाल देंगे क्योंकि उन्होंने ये कॉपीराइट करवाया हुआ है, और उनके पास उसके पेटेंट्स एंड राइट्स हैं। तो इस किस्म की ये कॉपीराइट्स करवाने की वजह से भी बाद लोगों के पास मोनोपोली आ जाती है। टेक्निकल नाउ हाउ, बाज लोगों को टेक्निकल नाउ हाउ होती है एक काम की प्रोडक्शन के बारे में, जिसकी वजह से उनके पास मोनोपोली आ जाती है। अब ये यूट्यूब या टिकटॉक पे वो क्लिप्स वायरल होते रहते हैं, आप देखते होंगे कि वो एक आदमी है, वो चाय कितने ज्यादा ग्लास वो ऐसे घुमाता भी है और इस तरह तरीके से सर्व करता है। लोग उसको देख के वो एंटरटेन होते हैं, उसका अपना एक स्टाइल बना हुआ है। तो उस वजह से भी बाज़ लोग एक मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं। यार वैसे तो कितने ज्यादा रेस्टोरेंट हैं, वेटर तो सर कितने जी, ज्यादा हैं। हिडन टैलेंट जो होता है उसकी वजह से भी मोनोपोली आ हाँ, जाती है। उसकी वजह से भी हो सकता है। शाहरुख खान को भी मोनोपोली है, क्यों सर जी? क्योंकि वो एक्टिंग, जब उसकी डिमांड है, लोग उसको पसंद करते हैं। उन्हें पता है कि यार एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो शाहरुख खान, तो हर किसी के पास अपना अपना एक अलग ब्रांड है। ब्रांड है तो मतलब मोनोपोली। यूनिटी अमंग एंटरप्रेन्योर, बात ये बिजनेसेस जितने भी हैं, बिजनेसमैन बिजनेस क्लास, उनके दरमियान एक यूनिटी बन जाती है। वो अपना एक यूनिट या कार्टेल बना देते हैं, तो इस तरह उनकी एक मोनोपोली बन जाती है। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस की एक एग्जांपल इसमें फिट बैठती है। डिफरेंट नेशंस भी एक अपना यूनिट बना के मोनोपोली बना सकती हैं। लाइक ऑयल तो कई ममालिक से निकलता है ना, वो तमाम ममालिक ने आपस में कर लिया एक का। वो कहता है कि लो भाई, पूरी दुनिया में से जहां से भी ऑयल खरीदा जाए वो हमसे खरीदे, आपसे खरीदे, आपसे खरीदे, रेट आपने यही रखना है और इतनी ही क्वांटिटी देनी है। तो ऐसे में भी तो उन सभी की एक मोनोपोली बन जाती है। इसे बोलते हैं यूनिटी अमंग इंटरप्रेन्योर्स। हैवी एंड कॉस्टली प्रोजेक्ट्स, इनकी वजह से भी बाज़ औक़ात मोनोपोली आ जाती है। लाइक पाकिस्तान में स्टील मिल, वो कितना दी है भला पता है किस आपको? नो सर जी। शुगर मिल किसकी है? ये हैवी चीजें हैं, और इतना लोगों के पास पैसा नहीं होता। जिसके पास पैसा है वही फिर स्टार्ट कर लेता है, उसके पास मोनोपोली आ जाती है। अब ये इसकी कुछ टाइप्स है, ये देख लीजिएगा, और इसका मीनिंग ये देख लीजिएगा। उसके बाद आपने जो चीज याद रखनी है कि प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन कैसे होती है, वो यहाँ पे दो तरह से बनाई हुई है। टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट अप्रोच, ये काट दें, ये नहीं करनी, ये वाली करनी है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ये इसकी डायग्राम है, और मैं भी आपको बनवा देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। प्राइस एंड आउटपुट, इसमें करना क्या है आपने, दो ये अप्रोचेज हैं। जिस तरह परफेक्ट कंपटीशन में मैंने बताया था, एक होती है सफिशिएंट कंडीशन,
एक होती है नेसेसरी, पहले होती है नेसेसरी कंडीशन, ये होती है जी एम सी एम आर के इक्वल होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन में भी यही थी। और दूसरी थी सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या मैंने बताया था कि एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो, नीचे से काटता हुआ जाएगा। याद आई कुछ बात? परफेक्ट कंपटीशन में बताया था मैंने। अब ये देखें जी, मैं पहले परफेक्ट कंपटीशन की बना दूं, उसके बाद फिर ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो, अभी मैं परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम बनाने लगा हूं। उसमें हमने क्या किया था, उसमें मैंने ये बताया था कि एम आर और ए आर, इनकी शेप ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, एक ही लाइन पे दोनों होते हैं। एम आर भी यही है, ए आर भी यही है, और एम सी ये होता है यू शेप का। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों में पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि एम सी एम आर के इक्वल ए पॉइंट पे भी है, बी पे भी है। लेकिन जहां पे दो कंडीशंस फुलफिल होगी वो इक्विलिब्रियम होता है, प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन करने का पॉइंट। दूसरा बी पॉइंट है जिसपे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं कि एमसी नीचे से काटता हुआ जा रहा है, तो ये बी पॉइंट हमारा विनर है। प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन इस बी पॉइंट को देख के होगी, इतनी आउटपुट आ जाएगी, इतनी प्राइस आ जाएगी। और इसी डायग्राम को हम बनाते थे, ये एम आर, ए आर और ये एम सी, इसी तरह बनाते रहे ना। ये आउटपुट निकल आई, ये प्राइस निकल आई। भाई शॉर्ट रन पॉसिबिलिटीज भी की हैं इसमें, सिर्फ एसी हम अटैच करते थे। ये एसी होता था तो नॉर्मल प्रॉफिट, नीचे चला जाता था तो अब नॉर्मल प्रॉफिट, ऊपर चला जाता था तो लॉस, एबीसी पे फिर आ जाती थी बात नॉर्मल लॉस। यहाँ बहरहाल ये कहानी थी परफेक्ट कंपटीशन की। मोनोपोली में एम सी उसकी शेप तो यही रहेगी, लेकिन एम आर और ए आर उसकी शेप जरा हो जाएंगी चेंज। ये देखें जी, हमेशा मोनोपोली में एम आर ये होगा और इससे थोड़ा सा ऊंचा होगा ए आर। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये एम आर, ये ए आर। एम सी की शेप वही रहती है, बेशक परफेक्ट कंपटीशन हो बेशक मोनोपोली। एम सी एम आर को इधर से इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पे सफिशिएंट कंडीशन भी पूरी हो रही है, नेसेसरी भी, क्योंकि ये एम सी नीचे से काटता हुआ जा रहा है। समझे बात? इसी को पॉइंट को खींच के नीचे ले आए, ये आउटपुट डिसाइड होगी कि इतनी आउटपुट बेचनी है। इसी को खींच के ऊपर लेके जाना है जब तक ये लाइन ना आ जाए, ये आ गई। अब इधर से आपने इसको ड्रैग करके इधर ले आना है, ये प्राइस निकल आई, इतनी प्राइस बेचेगी। ये ई फॉर इक्विलिब्रियम, यहाँ पे आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों इस तरफ है और इस तरफ आपकी आउटपुट है। ले जी, ये डायग्राम बना ले जल्दी से। और यहाँ वैसे तक, बना ली। यहाँ तक ये आपका आज का काम है। इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा। इसमें भी अगेन वो शॉर्ट रन पॉसिबिलिटीज होती हैं प्रॉफिट लॉस की, आपके सिलेबस में नहीं है, मैं वैसे ही आपको समझा दूं। अगर तो ये ए पॉइंट से टच करके इसी गुजरे तो नॉर्मल प्रॉफिट है, ए पॉइंट के नीचे इसी आ जाए तो अब नॉर्मल प्रॉफिट है, ए पॉइंट के ऊपर से इसी गुजरे तो वो फिर लॉस आ जाता है। बहरहाल आपने सिर्फ आउटपुट एंड प्राइस डिटरमिन तक आज ये काम करना है। कल लॉन्ग रन पॉसिबिलिटीज आपको करवाऊंगा, उसकी 3 कंडीशन है वो देख लीजिएगा, फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।